नन्हा सा तलवार का हत्था, फिर भी उसमें छिपा है खतरनाक रहस्य। जो कोई इसे हल्के में छुएगा उसका हाल भी वैसा ही होगा। हजारों सालों से कोई भी इस तलवार को चलाने के काबिल नहीं हुआ, सिवाय उस प्रसिद्ध योद्धा के जिसे अमेरिका का यान शुआंग यिंग ब्लेड वॉरियर कहते हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मिशन के लिए समर्पित की। वो है किसी भी कीमत पर अंधेरे में छिपे राक्षसों को खत्म करना, ये सुनिश्चित करना कि वे इस दुनिया के लिए खतरा न बने। और ब्लेड वॉरियर का राक्षसों से इतनी नफरत करने का कारण यह है कि 30 साल पहले उसकी माँ को प्रसव के समय एक राक्षस ने काट लिया था। अस्पताल ले जाने के बाद भी वो बच नहीं सकी, लेकिन राक्षस का विषाणु उनके शरीर में घुस चुका था, जिसके कारण ब्लेड के जन्म से ही उसके शरीर में आधा मानव और आधा राक्षस का डीएनए बसता है। उसने दोनों के गुणों को पूरी तरह से मिला लिया, जिससे वो सूरज की रोशनी से नहीं डरता, चाहे वो ताकत हो, गति, संवेदना या सहन शक्ति, सभी सामान्य से परे है। इतना ही नहीं, ब्लेड वॉरियर एक तलवारबाजी का महारथी भी है। वो हर तरह की युद्ध कला और दुनिया के सभी ज्ञात हथियारों में माहिर है, इसलिए अकेले ही राक्षसों के पूरे अड्डे को आसानी से नष्ट कर देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और ये सब उनके गुरु की सावधानी भरी शिक्षाओं के बिना संभव नहीं था। ब्लेड को गोद लेने के बाद वो स्वेच्छा से पर्दे के पीछे चले गए और सहायक की भूमिका निभाने लगे। सालों के शिकार के अनुभव के बल पर गुरु ने हथियार निर्माण में महारत हासिल कर ली। उन्होंने ब्लेड के लिए कई तरह के शक्तिशाली हथियार बनाए, जिससे राक्षस डर के मारे कांप उठते जब वे दिन में चलने वाले का नाम सुनते। हालांकि ब्लेड को अपनी ताकत के साथ साथ एक ऐसी कमी भी मिली जिसका कोई हल नहीं। खून की प्यास को दबाने के लिए उसे हर दिन समय पर विषरोधी सीरम लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी मानवता बनाए रख सके, वरना वो भूख से ग्रस्त हो जाएगा और एक खूंखार राक्षस बन जाएगा। इन सबको ठीक करने के बाद ब्लेड ने आज की शिकार कार्रवाई शुरू की और एकांत प्रिय लोगों को मानव रक्त कोशिकाओं के रूप में इस्तेमाल किया। विलासिता और अय्याशी में डूबकर लगातार पतन की ओर बढ़ते, बेरोक-टोक मौज मस्ती करते, पाप के बढ़ते प्रभाव का सामना करते हुए ब्लेड स्वाभाविक रूप से चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अकेले ही एक भूमिगत बार में प्रवेश किया, अपना हथियार निकाला और नरसंहार शुरू कर दिया। सामान्य राक्षस उसके सामने टिक नहीं पाए, पल भर में ही मारे गए या भाग गए और राख में तब्दील हो गए। छोटा सरगना जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता और भागने की सोची, लेकिन वो सीधे ब्लेड वॉरियर से टकरा गया, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि पूछताछ के दौरान वो हठीला रहा, जिद्दी रहा। ब्लेड को एक छोटे से गुंडे पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसने उसे तुरंत आग लगा दी और पुलिस के आने से पहले नाले से निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। जल्द ही उस जले हुए छोटे सरगना को शवगृह में विच्छेदन के लिए भेजा गया। आश्चर्यजनक रूप से वो अचानक जीवित हो गया और एक संदिग्ध को काट लिया और घायल शरीर को ठीक करने के लिए जमकर रक्त पिया। पास खड़ी महिला डॉक्टर भी नहीं बच सकी, वो राक्षस का शिकार बन गई। जब ब्लेड मौके पर पहुंचा तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। मजबूरी में उसने अपनी लोहे की मुट्ठी उठाई और जोर से मारा। फिर उसने चांदी की तलवार निकाली, एक चमक के साथ राक्षस की एक बाह काट दी। सुरक्षा कर्मियों ने देखा कि ब्लेड एक अश्वेत व्यक्ति है और तुरंत उस पर गोलियों की बौछार कर दी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हंगामे में राक्षस ने खिड़की तोड़कर भागने का मौका पकड़ा। चांदनी रात में ऊंची इमारत से वो एक एम्बुलेंस पर गिरा, फिर गली में घुसकर तेजी से मौके से भाग गया। ब्लेड ने देखा और वहाँ से हटने का इरादा किया, लेकिन उसने देखा कि महिला डॉक्टर जमीन पर पड़ी थी, बेहद कमजोर। उसकी आंखों में वो बेबसी उसे अपनी माँ की आखिरी पलों की याद दिला गई। काफी मनोमंथन के बाद उसने आखिरकार मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। झुककर उसने महिला डॉक्टर को उठाया, पुलिस की गोलियों के बीच भागकर दूसरे कमरे में चला गया। सुरक्षित जगह तय करने के बाद ब्लेड ने तुरंत उसे सामने वाली इमारत में सुरक्षित फेंक दिया। फिर वो खुद उछला जैसे बाज आसमान में उड़ता हो, सैकड़ों मील पार कर गया। आखिरकार वो सामने की इमारत की छत पर स्थिरता से उतरा। पुलिस का पीछा पूरी तरह छुड़ा दिया। फिर ब्लेड ने महिला डॉक्टर को अपने और गुरु के गुप्त अड्डे पर इलाज के लिए ले गया, लेकिन उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखकर यहाँ तक कि शक्तिशाली गुरु भी कुछ नहीं कर सके। मजबूरी में उन्हें एक लहसुन का इंजेक्शन देना पड़ा, ताकि विष के फैलने की गति को अस्थायी रूप से रोका जा सके। रूपांतरण प्रक्रिया को उलटने की संभावना पूरी तरह महिला की किस्मत पर निर्भर थी। इसी बीच शहर की सबसे शानदार ऊंची इमारत में राक्षसों के बुजुर्ग अपनी परंपरा के अनुसार अपने नेता को नवीनतम स्थिति की जानकारी दे रहे थे। चर्चा का मुख्य विषय था ब्लेड और उसके हाथों मारे गए लाखों राक्षस। जब बुजुर्ग रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे, एक नया बुजुर्ग जो आधे रास्ते में शामिल हुआ था ने अचानक बैठक को बाधित किया और बिना किसी सम्मान के ये विचार व्यक्त किया कि मानवों को नष्ट कर देना चाहिए और राक्षसों को खुले तौर पर दुनिया पर शासन करना चाहिए, जो एक बचकाना विचार था। उसे नहीं पता था कि वहाँ मौजूद सभी लोग सिवाय उसके जन्मजात राक्षस थे। बाकी सभी जन्म से ही राक्षस थे। हो सालों की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सिखाया था कि मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना ही, मानव समाज में चुपके से घुलना मिलना, संसाधनों पर एकाधिकार के जरिए रक्त प्राप्त करना ही उनके साम्राज्य को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। दुर्भाग्य से डीकन, जो उच्च पद पर था, पिरामिड संरचना को नहीं समझता था। वो एक बार में ही मानवों को खत्म करना चाहता था। दोनों पक्षों के विचार अलग होने के कारण बातचीत बेनती जा रही, लेकिन रात भर बाद महिला डॉक्टर चमत्कारिक ढंग से होश में आ गई। हालांकि अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसे राक्षसों ने चिन्हित कर लिया था। शायद उसका अंत एक ही था, इसलिए ब्लेड ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। सभी की नजरों के सामने महिला डॉक्टर को घर छोड़ने गया। जैसे ही महिला लिफ्ट में घुसी, उसने देखा कि उसके पास कुछ लोग थे जिनके गले पर रहस्यमयी निशान थे। उनकी नजरें ठंडी थी, वे महिला डॉक्टर को बुरी तरह घूर रहे थे। उनकी आंखों में शरारत थी। इतना ही नहीं, उसने पाया कि उसके घर में पहले से ही पुलिस छिपी हुई थी। सौभाग्य से संकट के समय नजर रख रहा ब्लेड समय पर बचाव के लिए पहुंच गया। उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा, फिर उसने उसकी कॉलर उठाकर महिला डॉक्टर को वो रहस्यमयी निशान दिखाया। पता चला कि ये लोग
राक्षसों के कट्टर अनुयायी थे। अमरता के बदले में उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी थी। राक्षसों ने इस तरह से चुपके पूरी दुनिया में घुसपैठ कर ली थी। मानव समाज के हर स्तर में गहरे तक समा गए थे। वे कई महत्वपूर्ण पदों को नियंत्रित कर रहे थे, गुप्त तरीकों से सब कुछ संभाल रहे थे। और ये पुलिस वाला तो उनका सबसे निचले स्तर का गुर्गा था। उसका सामान्य काम था उनके लिए ताजा रक्त पहुंचाना। ब्लेड ने देखा कि वो राक्षसों के अड्डे का स्थान नहीं बता रहा था, तो उसने जानबूझकर उसे जाने दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर रक्त की थैली पुलिस की गाड़ी में है तो वो जरूर वापस आएगा। और हुआ भी वही। रात होने के साथ वो बेवकूफ पुलिस वाला अपनी गाड़ी में लौटा, डरते हुए दूर की ओर चला गया। ब्लेड ने देखा और तुरंत गाड़ी चलाकर उसका पीछा किया। एक बार तक पहुंचा। योजना बहुत साधारण थी, सीधे असली हथियारों के साथ घुसकर चारों तरफ तबाही मचाना। उस पुलिस वाले ने नहीं सोचा था कि ब्लेड इतना मुश्किल होगा। मजबूरी में उसे बताना पड़ा कि फ्रिज के पीछे एक गुप्त दरवाजा है, और गहराई में जांच करने पर एक विशाल अभिलेखागार मिला, जिसमें राक्षसों की हर क्षेत्र में घुसपैठ का विस्तृत विवरण था। इन दस्तावेजों के साथ उन्हें पूरी तरह खत्म करना समय की बात थी। हालांकि इस बार ब्लेड का एक और भी जरूरी मिशन था। वो था अभिलेखागार के गहरे हिस्से में एक विशाल राक्षस का ढेर। मानव रक्त में डूबने और गतिहीनता के कारण वो व्यक्ति मोटापे के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो चुका था, लेकिन वो पूरे अभिलेखागार का एकमात्र प्रबंधक था और राक्षसों के समुदाय में बिना शक का बुद्धिजीवी था। इसलिए डीकन ने उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी, राक्षसों की पवित्र किताब का अनुवाद करने की। ब्लेड ने तुरंत पराबैंगनी प्रकाश चालू किया और उससे डीकन की योजना के बारे में पूछा। पता चला कि गुप्त कक्ष में एक क्रूर रहस्य दर्ज था, जिसके लिए 12 शुद्ध राक्षस बुजुर्गों को बलि देकर रक्त देवता को जगाना था। सच्चाई जानने के बाद दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन डीकन के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उनकी संख्या ज्यादा थी और हथियार उन्नत थे। उन्होंने बारी बारी से हमला कर ब्लेड को चौंका दिया। वो व्यक्ति विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसकी तलवार छीन ली गई और वो बंदी बन गया। वो छोटा सरगना जिसे ब्लेड ने जला दिया था, ढेर सारा रक्त पीने के बाद न केवल जीवंत हो गया, बल्कि उसकी बाह भी दोबारा उगाई। ब्लेड के प्रति अपनी नफरत के साथ उसने अपने गुस्से को ब्लेड पर बुरी तरह उतारा, लेकिन अपमान के बावजूद ब्लेड ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि कंधे में चोट लगने के बाद भी उसने मजाक उड़ाने वाला भाव दिखाया। हर बार जब ब्लेड संकट में फंसता, चतुर गुरु हमेशा समय पर उसकी जान बचाने के लिए आ जाता। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। विस्फोट के बाद एक छाया देवता की तरह प्रकट हुई। उसने बंदूक उठाई और आग बरसानी शुरू कर दी। राक्षस चौंक गए और तुरंत अफरातफरी में पड़ गए। ब्लेड ने मौका देखकर बंधन तोड़ दिया। तलवार पकड़कर महिला डॉक्टर को लेकर गुरु के पीछे बने भागने के रास्ते की ओर दौड़ा। दोनों को सुरक्षित निकलते देख गुरु ने शांतिपूर्वक एक समयबद्ध विस्फोटक फेंका और तेजी से उनके पीछे भागा। उल्टी गिनती खत्म होने के साथ विस्फोटक फट गया। जबरदस्त धमाका राक्षसों को राख में बदल गया, यहाँ तक कि गुरु को भी उड़ा दिया गया। लेकिन ब्लेड असामान्य रूप से शांत रहा, क्योंकि वो जानता था कि योद्धा का अपना जीवित रहने का तरीका है। उसे बस पीछा करने वाले दुश्मनों से निपटना था। डीकन के आदेश के कारण कि ब्लेड को जिंदा पकड़ना है, राक्षस सावधानी बरत रहे थे और पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। आखिरकार केवल वो छोटा सरगना ही पीछा करने आया, लेकिन उसकी क्षमता के सामने वो सिर्फ अपमानित हुआ। कुछ ही पलों में ब्लेड ने उसका सिर पकड़ा और तेजी से चलते मेट्रो पर जोर से पटक दिया। फिर तेजी से तलवार निकालकर उसकी बाह बेरमी से काट दी। छोटे सरगना को एहसास हुआ कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो जल्दी से भाग गया। सफलता का मौका अन्य राक्षसों के पास चला गया। देखते ही देखते दुश्मनों की संख्या बढ़ गई और वे खतरनाक लग रहे थे। ब्लेड के पास एक बोझ था, जिसके कारण वो पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता था। तो उसने महिला डॉक्टर को कसकर पकड़ा और मेट्रो डिब्बे को गौर से देखने लगा। सही समय देखकर उसने मेट्रो के पिछले हिस्से का हैंडल तेजी से पकड़ लिया। इस तरह वो पीछा करने वाले दुश्मनों से छुटकारा पा सका। लेकिन इस लड़ाई में ब्लेड को गंभीर चोटें आई। उसे मजबूरी में मानव रक्त का इंजेक्शन लेना पड़ा। ये वही बात थी जिससे गुरु सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि ब्लेड के शरीर में सीरम के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही थी। शायद एक दिन वो रक्त की प्यास में डूब जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी बीच डीकन आखिरकार अपनी महत्वाकांक्षा को और नहीं रोक सका और सत्ता हथियाने की कोशिश की। उसने अपने गुर्गों को राक्षसों के सरदार का अपहरण करने का आदेश दिया और उसे सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणों का सामना करवाया, जब तक वो राख में तब्दील नहीं हो गया, जिससे व्यवस्था टूट गई और डीकन ने जल्दी से सत्ता हथिया ली। वो नया राक्षस सरदार बन गया। ये ब्लेड के लिए अच्छी खबर नहीं थी। डीकन की साजिश को तोड़ने के लिए रक्त विशेषज्ञ महिला डॉक्टर ने कई प्रयोगों के बाद खोजा कि रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ राक्षसों के रक्त के साथ तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, जिसकी शक्ति एक छोटे परमाणु बम के बराबर है। विनाशकारी ताकत। हालांकि निर्णायक युद्ध से पहले डीकन ने अपनी हेकड़ी छोड़कर ब्लेड से बातचीत की पेशकश की और उसे अपने साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने के लिए लुभाने की कोशिश की। इस जोकर को देखकर, जो सनस्क्रीन लगाकर ही कुछ देर सूरज में रह सकता था, ब्लेड का दिल तिरस्कार से भर गया। उसने बिना दया के ट्रिगर दबा दिया। डीकन को खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत एक छोटी लड़की को फेंककर दूर भाग गया। मजबूरी में ब्लेड को उछलकर उस बच्ची को संकट के समय बचाना पड़ा, लेकिन वो अनजाने में डीकन की चाल में फंस गया। जब ब्लेड आधार पर लौटा तो पाया कि महिला डॉक्टर को राक्षस पहले ही ले जा चुके थे और गुरु को भी बुरी तरह पीटा गया था। वो मरणासन्न थे। उनके शरीर पर काटने के निशान थे। फिर भी बुजुर्ग ने मृत्यु की किताब को डिकोड करने के बाद ब्लेड को अपने लिए बदला न लेने की सलाह दी, क्योंकि 12 शुद्ध राक्षस बुजुर्गों की बलि के अलावा दिन में चलने वाले का रक्त ही रक्त देवता को जगाने की कुंजी था। अगर डीकन इस समारोह को पूरा करने में सफल हो गया तो शायद पूरी मानवता निचले स्तर के राक्षस बन जाएगी। अपनी आखिरी वसीयत बताने के बाद गुरु को डर था कि वह राक्षस बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही ब्लेड ने इस दुनिया में अपना एकमात्र परिवार खो दिया। दुख की भावना तुरंत गुस्से में बदल गई। गुरु की वसीयत को उसने भुला दिया। अब ब्लेड का एकमात्र लक्ष्य था डीकन को खत्म करना। सब कुछ तैयार करने के बाद वो तुरंत अपनी युद्ध गाड़ी
चलाकर राक्षसों के अड्डे में घुस गया। बिना दया के उसने नरसंहार मोड शुरू किया और रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ निर्णायक प्रभाव दिखा रहा था। इसकी ताकत जबरदस्त थी। हर राक्षस जो इसका शिकार बना बिना किसी अपवाद के रक्त के गोले में तब्दील हो गया। ब्लेड और गहराई में बढ़ता गया, लेकिन वो एक बेदाग सफेद कमरे में प्रवेश कर गया। ये डीकन का शयन कक्ष था। जैसे ही बीच में रखा हाईटेक यांत्रिक बिस्तर धीरे धीरे खुला। उसमें लेटी हुई महिला को देखकर ब्लेड को सांस लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह उसकी मृत मां थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ब्लेड के लिए असनीय ये था कि उसकी मां न केवल राक्षस बन गई थी, बल्कि डीकन की प्रेमिका भी थी, जिसने उसके वर्षों के विश्वास को पल में चूर कर दिया। इससे ब्लेड का मन विचलित हो गया और वो विरोध करने की शक्ति खो बैठा। लेकिन डीकन ने उसे व्यक्तिगत रूप से खत्म करने की योजना नहीं बनाई। उसने सीधे ब्लेड को राक्षसों के पवित्र स्थल अनंत रात्रि मंदिर में दबोच लिया और 12 शुद्ध राक्षस बुजुर्गों को खास निशानों के अनुसार खड़ा कर दिया। ब्लेड को अनंत रात्रि मंदिर के सबसे ऊंचे बलिवेदी पर ले जाया गया। उसकी मां ने स्वयं उसे समारोह के लिए बनाए गए प्राचीन पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया। जैसे ही यंत्र धीरे धीरे शुरू हुआ, ब्लेड की कलाई में एक चीरा लग गया। खून बर्तन में टपकने लगा। एक लाल धारा बन गई। प्राचीन प्रतीकों की नक्काशी के साथ धीरे धीरे बहने लगी। जल्द ही मंदिर की छत पर एक रक्त की बूंद बन गई, जो डीकन के माथे पर टपकी। 12 बलि देने वाले बुजुर्गों को भी रक्त की बूंद ने छुआ। पल भर में चारों ओर हलचल मच गई। हवाएं तेज हो गई। एक आकाशीय बिजली ने आसमान को चीरते हुए जोर से आवाज की, जैसे कोई दैवीय शक्ति बलिवेदी पर जोर से प्रहार कर रही हो, जिसने प्राचीन और दुष्ट शक्ति को जागृत कर दिया। रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव से 12 बुजुर्गों की आत्मिक ऊर्जा सीमाओं को तोड़कर तेजी से अपने शरीर से अलग होकर कंकाल चमगादड़ के रूप में बदल गई। फिर सभी डीकन के शरीर में समा गई। बुजुर्गों की ऊर्जा को अवशोषित करके वो आखिरकार अमर और अविनाशी रक्त देवता बन गया। इसी बीच राक्षसों के तहखाने में कैद महिला डॉक्टर किसी तरह बच निकली और ब्लेड को पत्थर के ताबूत से आजाद कर दिया। देखकर कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वो बेहद कमजोर था, यहाँ तक कि खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। महिला डॉक्टर ने निश्चय किया कि ब्लेड को उसका रक्त पीने दे, क्योंकि ये आपदा को रोकने की एकमात्र उम्मीद थी। मानव रक्त के पोषण से ब्लेड ने पुनर्जनन किया। तेजी से कमजोरी से उबरकर अपनी चरम स्थिति में लौट आया और अभूतपूर्व ताकत का विस्फोट हुआ। जागृत होने के बाद उसने तुरंत उस दानव को खत्म कर दिया जो उसकी मां की खाल में था। फिर हथियार लेकर वो बलिवेदी के केंद्र में कूद पड़ा। किसी भी हाल में डीकन को कीमत चुकानी थी। छोटा सरगना बिना सोचे समझे आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसका सिर काटकर वो राख में बदल गया। ब्लेड ने चश्मा पकड़ा, शांतिपूर्वक उसे चेहरे पर पहन लिया। इसके साथ वो अपनी असली शक्ति के साथ एक हो गया। सामान्य गुंडे उसके सामने टिक नहीं सकते थे। लगभग पल भर में ही वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। मजबूरी में डीकन को खुद ब्लेड के साथ युद्ध करना पड़ा, लेकिन एक ऐसे हथियार विशेषज्ञ के सामने जिसे कर चोरी के लिए जेल में डाला गया था। आधे रास्ते में आए डीकन की तकनीक उसके सामने कुछ भी नहीं थी। जल्द ही उसकी एक बाह कट गई, लेकिन रक्त देवता की शक्ति के कारण उस व्यक्ति को अविश्वसनीय पुनर्जनन शक्ति प्राप्त थी। यहाँ तक कि सबसे गहरी चोट भी पल भर में ठीक हो जाती थी। स्पष्ट था कि अब तलवार की चोट बेकार थी। संकट के समय ब्लेड ने ऊपर की ओर रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ को देखा और एक विचार कौंधा। फिर उसने हथियार फेंका। तलवार के हत्थे की यांत्रिकी का उपयोग कर उसने पत्थर को तोड़ा और रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ पकड़ लिया। डीकन बिना सोचे समझे कूद पड़ा युद्ध खत्म करने के इरादे से, लेकिन वो ब्लेड द्वारा फेंके गए रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ से पूरी तरह टकरा गया। रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ डीकन के शरीर में एक बेकाबू दबाव वाले कंटेनर की तरह तेजी से फैल गया। आखिरकार एक विस्फोट हुआ जिसने उस व्यक्ति को टुकड़ों में बिखेर दिया। हालांकि एक बड़ा दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन ब्लेड के लिए राक्षस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। खासकर मॉस्को की ठंडी जमीन पर वे और भी बेकाबू है और उसका मिशन अभी खत्म होने से बहुत दूर है।